हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 8 सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, रीशेपिंग इंडियाज़ पॉलिटिकल मैप। तो इस चैप्टर के शुरुआत में यहाँ पर एक इमेज दिया गया है। ये जो इमेज है ये कुतुब मीनार की है, जो कि दिल्ली में है। बट स्टार्टिंग में यहाँ पर द बिग क्वेश्चंस करके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसके आंसर्स को हमने अपनी पिछली वीडियो में ऑलरेडी बहुत ही अच्छे से समझा हुआ है। अगर नहीं देखा हुआ होगा तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे मैं दे दूंगा, जाके आप देख सकते हो। चलिए चैप्टर को हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में यहाँ पर आप देख रहे होगे कि ये एक टाइम पीरियड दिया गया है। इस टाइम पीरियड में दिखाया गया है कि कब कब किसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। जैसे कि 1206 में दिल्ली सल्तनत का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, फिर 1326 में री इस्टेब्लिशमेंट होती है मेवाड़ किंगडम की, 1336 में विजयनगर एम्पायर की इस्टेब्लिशमेंट हुई, 1347 में बहमनी सल्तनत की इस्टेब्लिशमेंट हुई, 1398 में तैमूर ने दिल्ली पे अटैक करा, फिर 1498 में पोर्टुगीज लोग इंडिया आते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने समझा कि 1200 से लेके लगभग 1500 के बीच में कब कब किसका किसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। अब आगे यहाँ पर दिया गया है कि इस चैप्टर में और अगले चैप्टर में जिस टाइम पीरियड की बात की गई है उसे भारतीय इतिहास के मेडिवल पीरियड का लेटर कहा जाता है। मतलब कि मेडिवल पीरियड का आखिरी हिस्सा कहा जाता है। मेडिवल शब्द का मतलब होता है दो युगों के बीच का समय। ये शब्द पहले यूरोपियन हिस्ट्री के लिए यूज होता था। लगभग 5th सेंचुरी सीई में रोमन एम्पायर के पतन से लेकर रिनाइसेंस के पीरियड तक, रिनाइसेंस का जो पीरियड रहा था वो 14 से 16 सेंचुरी के बीच में रहा था, जब यूरोप में ग्रीक और रोमन आर्ट एंड लिटरेचर दोबारा डिस्कवर किया गया था और एक कल्चरल रिवाइवल हुआ था। एक समय लोगों का मानना था कि यह समय एक डार्क एज था, मॉडर्न साइंस के आने से पहले का। लेकिन यूरोप और इंडिया की हिस्ट्री बिल्कुल अलग है, इसलिए दोनों के लिए एक ही शब्द मेडिवल यूज़ करना बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। और हिस्टोरियंस भी हमेशा इस बात पे एग्री नहीं करते कि इंडिया में मेडिवल पीरियड किस समय को कहना चाहिए। इसलिए हम कभी कभी मेडिवल शब्द का यूज़ करेंगे, लेकिन हमारे लिए इसका मतलब सिर्फ 11 से 17 सेंचुरी तक का समय होगा। टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट वाले चैप्टर्स में हमने ये कोशिश की है कि कम से कम डेट्स दी जाएं, सिर्फ वही जो इम्पोर्टेंट रेफरेंस पॉइंट्स बताते हैं। आपको ये हेल्पफुल लगेगा अगर आप उन चैप्टर्स के टाइमलाइंस बार बार देखते रहेंगे। मैप्स भी बार बार देखना, क्योंकि ये आपको विजुअलाइज करने में मदद करेंगे कि कौन से रास्तों और रीजन से आर्मीज, कॉमन पीपल, ट्रेडर्स, स्कॉलर्स और स्पिरिचुअल फिगर्स यानी कि जो धार्मिक लोग हैं वो गुजरते थे। अब आगे यहाँ पर ये जो टाइमलाइन दी गई है ये 15 से 20 से लेकर 1800 तक का दिया गया है, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कि 1526 में पहला बैटल ऑफ पानीपत हुआ, जिसमें बाबर ने ये बैटल जीतकर मुगल एम्पायर की शुरुआत की इंडिया में। इसके बाद 1556 में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ। ये सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत अकबर ने जीत लिया। इसके बाद 1565 में बैटल ऑफ तालिकोटा होता है, जिसमें विजयनगर सिटी का पूरा डिस्ट्रक्शन हो जाता है। देन 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी होता है, जिसमें महाराणा प्रताप को अकबर के अगेंस्ट लड़ाई में पीछे हटना पड़ जाता है। इसके बाद 1671 में बैटल ऑफ सराय घाट होता है, जिसमें अहोम्स यानी कि जो असम के लोग थे, इन्होंने मुगल्स को हरा दिया। इसके बाद 1699 में खालसा की फॉर्मेशन होती है, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। देन 1754 में मराठा की शुरुआत होती है, जिसने दिल्ली पर कंट्रोल कर लिया। एंड लास्टली 1799 में सिख एम्पायर की इस्टेब्लिशमेंट होती है, जिसमें महाराजा रंजीत सिंह के लीडरशिप में सिख एम्पायर की शुरुआत हुई। अब देखो यहाँ पर स्पेलिंग में दिया गया है कि पर्शियन स्क्रिप्ट को रोमन स्क्रिप्ट यानी कि इंग्लिश लेटर में लिखने में दिक्कत होती है, इसलिए आपको कभी कभी ब्रैकेट्स में अलग अलग स्पेलिंग्स लिखी मिलेंगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए खलजी और खिलजी दोनों एक ही नाम है, सिर्फ स्पेलिंग अलग है। इसी तरह हम यहाँ मुग़ल वाली स्पेलिंग यूज़ कर रहे हैं जो अब स्टैंडर्ड है, लेकिन आपको कभी कभी मुग़ल या मोगल जैसे अल्टरनेटिव स्पेलिंग्स भी मिल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब सेम ही होता है।
आगे अब यहाँ पर दिया गया है, इंडिया की जर्नी का एक नया एरा 11वीं सेंचुरी के शुरू में स्टार्ट हुआ। हिंदू कुश माउंटेन ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच का एक बड़ा माउंटेन रेंज है। तो वही यहाँ पर दिया गया है कि जो हिंदू कुश माउंटेन है, इसके पार से कुछ आक्रमणकारी आए। इन लोगों ने इंडिया के पॉलिटिकल मैप को ही पूरा बदल दिया। इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडिया ने पहले भी काफ़ी वॉर्स देखे थे, लेकिन इस दौरान भारत के बाहर के लोगों के द्वारा हुई इतनी ज़्यादा बार बार आक्रमण पहले कभी नहीं देखे गए थे। ये बहुत अलग और नया था। इनमें से काफ़ी आक्रमण करने वाले सेंट्रल एशिया से थे, जैसे टर्की या अफ़गान से। वो सिर्फ इंडिया के दौलत या ज़मीन पर कब्जा करने के लिए नहीं आए थे, बल्कि कई बार अपने रिलीजन के वर्सन को ज़बरदस्ती या हिंसा से फैलाने के लिए आए थे। अब इस चैप्टर में हम 13वीं सेंचुरी के आगे तक इंडिया के बदलते हुए लैंडस्केप को एक्सप्लोर करेंगे। अब आगे देखो, यहाँ पर ये जो इंडिया का मैप है, इस मैप में यहाँ पर सबसे पहले इसमें देखो ईस्टर्न गंगा टेरिटरी को दिखाया गया है। देन इसके बाद यहाँ पर नीचे देखो होयसाला टेरिटोरीज को दिखाया गया है। फिर इसके बाद तुगलक डायनेस्टी के एक्सटेंट को दिखाया गया। ये जो रूलर टाइप में लाइन देख रहे हो ना, रूलर जैसा लाइन जो दिखाई दे रहा है, ये तुगलक डायनेस्टी के एक्सटेंट को दिखाया गया है। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा फैला हुआ है। देन ये ब्लू वाला जो एरिया है, ये लोधी डायनेस्टी को दिखा रहा है। ब्लू वाला ये जो एरिया है, ये लोधी डायनेस्टी है। जैसे कि दिल्ली यहाँ पर है, ग्वालियर यहाँ पर है, जौनपुर यहाँ पर है। इसी तरह से बाकी क्षेत्र का भी यहाँ पर दिखाया गया है। तो चलिए हम अपने पहले टॉपिक को पढ़ते हैं, जो कि है राइज एंड फॉल ऑफ द दिल्ली सल्तनत। हमारी कहानी यहाँ से शुरू होती है दिल्ली सल्तनत के साथ, जो 1192 में पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद बनी। वो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के कुछ हिस्सों पर राज करते थे। इस सल्तनत पर तर्किक अफ़गान ओरिजिन के 5 सक्सेसिव फॉरेन डायनेस्टीज एक के बाद एक शासन किए। इनका नाम यहाँ पर दिया गया है मामलुक्स, इसको स्लेव डायनेस्टी बोला जाता है, खिलजीज, तुगलक्स, सईद्स और लोदीज। जबकि नॉर्थ इंडिया के कुछ हिस्सों पर दिल्ली सल्तनत का कब्जा हो गया था, जैसे कि ईस्ट में ईस्टर्न गंगा और साउथ में होयसाला जैसे रियासतों ने उसके एक्सपेंशन को रोक दिया। और साथ ही ये किंगडम्स आर्ट, कल्चर और एडमिनिस्ट्रेशन के इम्पोर्टेंट सेंटर बन गए। दिल्ली शहर भी धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया के पॉलिटिक्स का एक बड़ा केंद्र बन गया। सल्तनत के समय में राजनीतिक इंस्टेबिलिटी थी, साथ ही टेरिटोरी बढ़ाने की कोशिश भी होती रही। इसी वजह से मिलिट्री कॉम्पैक्ट्स हुए, जिन्होंने गांवों और शहरों में हमले किए, मंदिर और पढ़ाई करने वाले जगहों को तोड़ दिया और लूट लिए। नए सुल्तानों की सक्सेशन यानी ताजपोशी अक्सर वायलेंट होती थी। हर 3 में से 2 सुल्तानों ने पावर लेने के लिए पुराने सुल्तानों को मार दिया। इसलिए एक सुल्तान का एवरेज राज सिर्फ 9 साल का होता था। आगे अब यहाँ पर दिया गया है, 14वीं सेंचुरी के शुरुआत में अलाउद्दीन खिलजी ने नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया के बड़े हिस्सों में मिलिट्री कैंपेन किए, जिसमें उसने कई शहरों को लूट लिया और बर्बाद किया। साथ ही उसने कई बार मंगोल फोर्सेस को भी रोक दिया, जो इंडिया को अपने बड़े मंगोल एम्पायर में शामिल करना चाहते थे, जो उस समय लगभग पूरी एशिया में था। उसका गुलाम और जनरल मलिक काफूर ने दिल्ली सल्तनत का एरिया साउथ की तरफ बढ़ाया और रास्ते में कई राज्यों को जीता। जो लूट कर पैसा मिला, उससे सल्तनत की बड़ी मिलिट्री को चलाने में मदद मिली। मलिक काफूर ने कई हिंदू धार्मिक स्थलों पर भी हमला किया, जैसे कि श्रीरंगम, मदुराई, चिदम्बरम और हो सकता है रामेश्वरम में भी। अब आगे फिर यहाँ पर दिया गया है, कुछ डिकेड्स बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली पर राज किया और सल्तनत के इलाके और ज़्यादा बढ़ा दिए। मौर्य साम्राज्य के बाद पहली बार पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का बड़ा हिस्सा एक ही शासक के अंडर आया। ये बड़ा अचीवमेंट था, लेकिन ज़्यादा टाइम तक ये टिक नहीं पाया। मोहम्मद बिन तुगलक के पास बहुत बड़े बड़े प्लान्स थे, लेकिन ज़्यादातर काम गलत तरीके से किया गया। एक प्लान था दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद शिफ्ट करना। दौलताबाद को उस समय देवगिरी कहते थे, जो कि ये आज के समय में संभाजी नगर के पास है। शायद उसने सोचा कि ये जगह बीच में है, इसलिए सारा साम्राज्य अच्छे से कंट्रोल हो पाएगा।
लोगों को ज़बरदस्ती 1000 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र करवाया गया। लेकिन कुछ साल बाद जब ये प्लान फेल हो गया तो उसने राजधानी वापस दिल्ली ले आई। दोनों बार राजधानी बदलने के चक्कर में कुछ सोर्सेस के मुताबिक बहुत सारी जानें चली गईं। एक और एग्जाम्पल था जब उसने टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस की, यानी सस्ते तांबे के सिक्कों को सोना या चांदी जैसा वैल्यू देना। उस समय ये आइडिया व्यापार में कंफ्यूजन लाया और लोगों ने नकली तांबे के सिक्के बनाने शुरू कर दिए। इन सब वजह से इकोनॉमी गिर गई। सुल्तान और उनके कोर्ट के अमीर लोग बड़े शानदार महलों में रहते थे और महंगा कपड़ा, गहने और अच्छा खाना एंजॉय करते थे। उनकी दौलत ज़्यादातर इन चीज़ों से आई थी। युद्ध के समय की लूट से, आम लोगों और जीते हुए इलाकों पर लगाए गए टैक्सेस से और स्लेव ट्रेड से। स्लेव ट्रेड कहने का मतलब है कि गुलामों से फ्री में काम लिया जाता था या उन्हें दूर सेंट्रल एशिया भेजकर बेच दिया जाता था। लेकिन ये बार बार लूट से ट्रेड रूट्स और एग्रीकल्चर दोनों नुकसान में चले गए। इस दौरान बुद्धिस्ट, जैन और हिंदू मंदिरों में जो पूजनीय मूर्तियाँ थीं, उन पर बहुत बार हमले हुए। ऐसी मूर्तियों की तोड़फोड़ सिर्फ लूट के लिए नहीं थी, बल्कि आइकोनोक्लेज्म की वजह से भी थी। आइकोनोक्लेज्म का मतलब होता है ऐसा एक्शन जिसमें लोग रिलीजियस इमेज, मूर्तियों या सिंबल्स को तोड़ देते हैं क्योंकि वो उन्हें गलत या अपने धर्म के खिलाफ मानते हैं। चलिए अब हम आगे समझते हैं। आगे अब यहाँ पर दिया गया है, कुछ सुल्तानों ने जिजिया नाम का टैक्स लगाया जो नॉन मुस्लिम लोगों पर लगता था, यानी जो लोग मुस्लिम नहीं थे उन पर लगता था। इसके बदले में उन्हें सुरक्षा मिलती थी और फौज में भर्ती से छूट मिलती थी। असल में रूलर के हिसाब से ये टैक्स लोगों के लिए एक आर्थिक बोझ बन जाता था और उनके लिए पब्लिक बेइज्जती का सबब भी बनता था। ये टैक्स लोगों को पैसा और सामाजिक प्रेशर के जरिए इस्लाम कबूल करने के लिए मंजूर करता था। 14th सेंचुरी के एंड में तैमूर, जो कि एक तर्किक मंगोल अटैकर था सेंट्रल एशिया से, उसने नॉर्थ वेस्ट इंडिया पर हमला किया और दिल्ली पर एक बहुत ही तबाह कर देने वाला अटैक किया, जो उस समय एक बहुत प्रॉस्पेरस शहर था। उसने अपनी मेमोरीज में लिखा कि उसका दो मुख्य लक्ष्य था, वार विद इन्फिडल्स एंड टू गेन समथिंग बाय प्लंडरिंग द वेल्थ ऑफ द इनफिल्ड्स, यानी काफिरों से युद्ध करना और उनके धन को लूटना। बहुत बड़े पैमाने में लोगों को मारा गया या गुलाम बनाया गया और दिल्ली बिल्कुल बर्बाद हो गई। तैमूर ने बहुत सारी लूट लेकर इंडिया छोड़ दिया और पीछे सिर्फ तबाही और अशांति छोड़ गया। इसके बाद लोदी डायनेस्टी उतरा और उसने दिल्ली सल्तनत का आखिरी राजवंश इस्टेब्लिश किया। लेकिन तब तक दिल्ली सल्तनत का एरिया काफ़ी छोटा हो चुका था क्योंकि इंडिया के दूसरे राज्यों और रियासतों ने उसके खिलाफ ज़्यादा विरोध करना शुरू कर दिया था, जैसा कि आप फिगर 2.3 में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रेसिस्टेंस टू द दिल्ली सल्तनत, यानी दिल्ली सल्तनत के खिलाफ विरोध। अपने पूरे शासन के दौरान दिल्ली सल्तनत को कई जगहों से विरोध का सामना करना पड़ा। बहुत सारे राज्य उसके कब्जे में आ गए, लेकिन वो ईस्टर्न गंगा किंगडम को काबू नहीं कर पाया। ये राज्य आज का उड़ीसा, बंगाल का कुछ हिस्सा और आंध्र प्रदेश में था, जैसा कि फिगर 2.3 में यहाँ पर दिखाया गया है। 13th सेंचुरी के बीच में इस राज्य के एक राजा नरसिम्हा वन मशहूर हुए अपनी सेना की ताकत और कल्चरल ब्रिलियंस के लिए जो उन्होंने राज्य को दी। उन्होंने दिल्ली सल्तनत के कई हमलों को रोका और साथ ही बंगाल के दिल्ली सल्तनत के गवर्नर को भी हरा दिया। इन जीतों की याद में उन्होंने कोणार्क में मशहूर सूर्य मंदिर बनवाया जो आज के उड़ीसा में है। अब आगे फिर यहाँ पर दिया गया है, जैसे पहले बताया गया था, अलाउद्दीन खिलजी ने साउथ की तरफ अपना ध्यान दिया क्योंकि वहाँ की दौलत काफ़ी मशहूर थी। उस समय होयसाला राजवंश ने साउथ इंडिया के कुछ हिस्सों पर राज किया था। जैसा कि आप यहाँ पे फिगर 2.3 में देख रहे होंगे, ये आज की कर्नाटका है। उन्होंने दिल्ली सल्तनत के कई हमलों का विरोध किया और वो साउथ के एकमात्र इंडिपेंडेंट राज्य बने रहे। लेकिन इन बार बार के अटैक्स पर अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण होयसाला राज्य कमज़ोर हो गया और गिरने लगा और 14th सेंचुरी के मध्य में ये पूरा राज्य विजयनगर एम्पायर का हिस्सा बन गया, जो कि और भी साउथ में था।
अब आगे यहाँ पर डोंट मिस आउट में दिया गया है फिगर 2.9 में। अच्छा, फिगर 2.9 कहाँ पर है? यहाँ पर देखो, ये फिगर 2.9 में जो स्कल्पचर ये दिखाया गया है वो होयसाला राजवंश के इम्बेलम के पीछे की कहानी बताता है। कन्नड़ की लोक कथा कहता है कि एक युवक साला ने एक शेर से लड़ा अपने गुरु को बचाने के लिए। इसी घटना से उस राजवंश का नाम होय स्ट्राइक साला पड़ा, जो बाद में होयसाला बना। आगे अब यहाँ पर दिया गया है दिल्ली सल्तनत को भी रिबेलियंस का यानी कि बगावतों का सामना करना पड़ा, जब कई अलग अलग रीजनल सल्तनत बन गए जो इंडिपेंडेंट थे, जैसे कि बहामनी सल्तनत जो 14वीं सेंचुरी के मध्य में उदय और कुछ समय तक डेक्कन का बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में रखा। गुजरात, बंगाल और अन्य कई क्षेत्रों में भी ताकतवर सल्तनत उभरे, जिससे राजनीतिक अलियांस और युद्ध बार बार होने लगे। राजस्थान के कुछ हिस्सों पर दिल्ली सल्तनत कभी कब्जा नहीं जमा पाया। 15वीं सेंचुरी में राणा कुंभा जो कि मेवाड़ के राजा थे, इन्होंने दिल्ली सल्तनत का विरोध किया और इन्होंने बाद के इन सल्तनत के आक्रमणों को भी सफलता से रोका। अब आगे यहाँ पर डोंट मिस आउट में दिया गया है कुंभलगढ़ फोर्ट, जो कि यहाँ पर फिगर 2.10 में दिखाया गया है। इस इमेज को तुम यहाँ पर देख सकते हो। इसको राणा कुंभा ने 15वीं सेंचुरी में अरावली पहाड़ियों में बनवाया था। ये फोर्ट मेवाड़ के राजाओं का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था। स्ट्रॉन्ग होल्ड कहने का मतलब है मजबूत गढ़ था, जो एक प्रोमिनेंट राजपूत राज्य था। ये राज्य आज के राजस्थान के सेंट्रल और साउथर्न पार्ट में है। ये फोर्ट घने जंगलों और स्टीप स्लोप्स यानी कि तीखे ढलानों से घिरा हुआ था। ये 36 किलोमीटर लंबी दीवार के लिए मशहूर है, जो दुनिया की सबसे लंबी लगातार चलने वाली दीवारों में से एक है। नेक्स्ट टॉपिक है द विजयनगर एम्पायर। जब दिल्ली सल्तनत पॉलिटिकली रूप से ज़्यादा अनस्टेबल होता गया, तब साउथ इंडिया में एक नया सेंटर ऑफ पावर उभर कर आया। 14वीं सेंचुरी में दो भाई हरिहरा और बुक्का, जो शुरू में मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर गवर्नर के रूप में काम करते थे, उन्होंने बाद में दिल्ली की अथॉरिटी को ठुकरा दिया और एक इंडिपेंडेंट किंगडम इस्टेब्लिश की, जो साउथ इंडिया में एक बड़ा शक्तिशाली राज्य बना और आगे चलकर विजयनगर एम्पायर के रूप में विकसित हुआ। अकॉर्डिंग टू पॉपुलर फॉल्कलोर, हरिहरा और बुक्का ने हम्पी, जो कि ये आज के कर्नाटक में है, यहाँ पर एक बहुत ही अद्भुत दृश्य देखा। एक खरगोश ने उल्टा घूम के कुत्तों के झुंड का पीछा किया, जो अचानक दिखने वाली ताकत और साहस का प्रतीक था। जब उन्होंने ये घटना अपने गुरु विद्यारण्य को बताई, तो गुरु ने इसे साहस और संकट में टिकने की शक्ति का एक प्रतीक माना और उन्होंने सलाह दी कि वही जगह उनकी राजधानी होनी चाहिए। अब आगे यहाँ पर दिया गया है विजयनगर एम्पायर के नॉर्थ में बहामनी सल्तनत एक मेजर राइवल था। ये बाद में 5 अलग अलग इंडिपेंडेंट राज्यों में टूट गया, जिसे कहा गया डेक्कन सल्तनत, जैसे कि बीजापुर, गोलकोंडा, बेरर, अहमदनगर और बीडर। हर एक पर पहले के गवर्नर या तरफदार राज कर रहे थे, जिन्होंने ऑटोनोमी घोषित कर दी थी, यानी कि स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। विजयनगर के रूलर्स ने पहले 2 के साथ युद्ध करा और साथ ही ईस्ट में उड़ीसा के गजपति रूलर्स के साथ भी ये युद्ध करा। अब आगे हम यहाँ पर पढ़ेंगे कृष्णदेवराय के बारे में। तो 16वीं सेंचुरी में विजयनगर एम्पायर अपने शिखर पर पहुँच गया अपने मशहूर राजा कृष्णदेवराय के राज में, जिसने एम्पायर का विस्तार किया और डेक्कन पर उसकी ताकत को मजबूती से स्थापित किया। उनके शासन के दौरान एम्पायर ने सेना की शक्ति भी हासिल की और कल्चरल रेनेसेंस यानी कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण भी देखा। उन्होंने संस्कृत, तेलुगु और कन्नड़ के कवि और विद्वानों को प्रोत्साहन दिया। उन्होंने खुद तेलुगु में एक महाकाव्य लिखा जिसका नाम था अमुक्ता माल्यादा, जो तमिल कवि संत अंदल की कहानी पर आधारित था। उसका एक हिस्सा राजनीति था, जहां उन्होंने अच्छी शासन व्यवस्था के अपने विचार व्यक्त किए। कृष्णदेवराय ने कई मंदिरों को दान दिए, जैसे कि आंध्र प्रदेश का तिरुपति और विजयनगर में अपनी राजधानी का विट्ठल मंदिर।
जो कई भव्य मंदिर, महल और अदर बिल्डिंग्स का प्रदर्शन करता था। अब आपको यहाँ पर ये जो इमेज दिखाई दे रही है, ये विथला टेम्पल के ग्रेट हॉल का दृश्य दिखाया गया है। ये टेम्पल हम्पी जो कि कर्नाटक में है, यहाँ पर स्थित है और विजयनगर एम्पायर के समय का एक शानदार उदाहरण है। अब आगे यहाँ पर डोंट मिस आउट में दिया गया है, विजयनगर में फॉरेन ट्रेवलर्स ट्रेड के लिए आते थे। खास करके पोर्टुगीज ट्रेवलर्स का बहुत अच्छा स्वागत किया जाता था, क्योंकि वो लोग घोड़े बेचने आते थे और राजा नहीं चाहता था कि वो उनमें से कोई भी कीमती घोड़े दुश्मन किंगडम्स को बेचे। उनमें से एक डोमिंगो पेस ने विजयनगर की राजधानी में अपने रुकने का एक लंबा और डिटेल्ड रिकॉर्ड लिखा। अब यहाँ पर एक एग्जर्प्ट दिया गया। एग्जर्प्ट का मतलब होता है कि एक बड़े डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट या फिर स्पीच का छोटा सा कोई भाग देना। तो यहाँ पर दिया गया है कि ये शहर मुझे रोम जितना बड़ा लगा और देखने में बहुत ही सुंदर था। इस शहर के अंदर घरों के गार्डन में कई पेड़ों के झुंड थे और कई पानी की नलियाँ थी जो शहर के बीच से बहती थी और कुछ जगहों पर झील भी थी। इस शहर के लोग काउंटलेस थे, यानी बहुत ज़्यादा थे। ये दुनिया का सबसे अच्छी तरह से वेल प्रोवाइडेड शहर था। स्ट्रीट्स और मार्केट्स में सामान से लदे हुए बैल भरे होते थे। जो कुछ भी आप चाहते हो वो सब कुछ यहाँ आसानी से और बहुत मात्रा में मिलता था। अब यहाँ पर ये जो तुम्हें इमेज दिखाई दे रही है, ये विथाला टेम्पल के एक पैनल से लिया गया है। अब आगे यहाँ पर फिर दिया गया है, अपने पड़ोसी राज्यों के साथ कई युद्ध जीतने के बाद कृष्णदेवराय की 1529 में बीमारी के कारण मौत हो गई। इसके बाद 1565 में डेक्कन सल्तनत ने मिलकर एक गठबंधन बनाया और तालिकोटा के युद्ध में विजयनगर की सेना को हरा दिया, जिसे कृष्णदेवराय के दामाद राम राय ने लीड किया था। सिटी को कई महीनों तक लूटा गया। हाउसेस, शॉप्स, बिल्डिंग, पैलेसेस एंड मोस्ट ऑफ इट्स टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया और आम नागरिकों का बड़े पैमाने पर हत्या की गई। शहरों को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। इसके बाद एम्पायर छोटी छोटी टेरिटरीज में बंट गया, जहां नायक्स राज करने लगे। नायक का मतलब जो पहले सेनापति या मिलिट्री गवर्नर थे, वो लोग राज करने लगे और लगभग 17वीं सेंचुरी के मिड तक ये एम्पायर ख़त्म हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे द मुगल्स के बारे में। तो दिया गया है, जब दिल्ली सल्तनत कमज़ोर हो रहा था तब बाबर, जो एक तार्किक मंगोल शासक और सेना नीति का माहिर था, जिसे समरकांड यानी आज का उज़्बेकिस्तान से निकाल दिया गया था, उसने अपना ध्यान इंडिया की तरफ मोड़ लिया। वो तैमूर का वंश था। बाबर ने 1526 में पानीपत का युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा दिया, जिसे बाद में पहला पानीपत का युद्ध कहा गया। ये युद्ध अधिकतर बारूद, तोपें और मैचलॉक गन्स पर आधारित था, जो अभी हाल ही में भारत में युद्ध में इस्तेमाल होने लगे थे। इब्राहिम लोदी की हार ने दिल्ली सल्तनत को पूरा अंत कर दिया और मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी, जब बाबर ने दिल्ली का तख्त अपने कब्जे में ले लिया। अब आगे यहाँ पर हम पढ़ेंगे बाबर और इंडिया के बारे में। तो यहाँ पर दिया गया है कि बाबर ने एक स्पष्ट और ईमानदार ऑटोबायोग्राफी छोड़ी, जो ऐतिहासिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका नाम है बाबरनामा। इसमें वो एक कल्चर्ड और इंटेलेक्चुअली क्यूरियस व्यक्ति के रूप में सामने आते हैं और उससे आर्किटेक्चर, पोइट्री, एनिमल्स, खास करके पक्षियों और पौधों का बहुत शौक था। इनका जिक्र उसने काफ़ी विवरण के साथ किया है। लेकिन वो एक ब्रूटल और रूथलेस कॉन्करर भी थे, यानी कि एक निर्दयी और कठोर विजेता भी थे, जो पूरे शहरों के लोगों का कत्ल कर देता था और महिलाओं और बच्चों को गुलाम बना लेता था और लूट लिए गए शहरों के मरे हुए लोगों की खोपड़ियों का मीनार बनाकर गर्व महसूस करता था। बाबर को सेंट्रल एशिया की यादें सताती थी और उसने इंडिया को कम आकर्षण वाला देश कहा, लेकिन साथ ही उसने ये भी माना हिंदुस्तान एक बड़ा देश है जिसमें सोना चांदी बहुत है। बरसात के दौरान यहाँ की हवा लाजवाब होती है। सेहत और सौंदर्य के लिए ये बेहतरीन होता है। हिंदुस्तान में हर तरह के कलाकार और कारीगर बेहिसाब हैं। शायद इन्हीं बातों के कारण, खास करके भारत की दौलत के चलते, उसने सेंट्रल एशिया लौटने के बजाय
भारत में अपना साम्राज्य बनाने का फैसला किया। आगे अब दिया गया है 1530 में बाबर की मौत के बाद उसका बेटा हुमायूं, याद रखना बाबर का बेटा कौन था, हुमायूं। तो 1530 में बाबर की मौत के बाद उसका बेटा हुमायूं साम्राज्य को जोड़ने और संभालने के लिए संघर्ष करता रहा। इसका फायदा उठाकर शेरशाह सूरी, जो कि एक शक्तिशाली अफगान नेता था, उसने नॉर्थ इंडिया के बड़े हिस्सों पर अपना सुर साम्राज्य स्थापित कर दिया और कई लास्टिंग रिफॉर्म्स लाए। लेकिन ये एम्पायर ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाया, क्योंकि हुमायूं ने कुछ समय बाद अपना खोया हुआ इलाका वापस जीत लिया। इसके पहले हेमू, जो एक कुशल सेना नायक और सूरी वंश का अंतिम शासक का मुख्य मंत्री था, उसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और थोड़े समय के लिए हेमचंद्र विक्रमादित्य नाम से राज किया, जबकि उसने कुछ युद्धों में जीत हासिल की। लेकिन दूसरे पानीपत के युद्ध में वो घायल हो गया, जब उसका सामना बाबर के पोते अकबर से हुआ। पकड़ने के बाद हेमू को अकबर के पास लाया गया, जहां उसका सर काट दिया गया। अकबर ने जल्द ही दिल्ली को मुगलों के लिए वापस जीत लिया। अकबर को सिर्फ 13 साल की उम्र में अपने पिता हुमायूं की दुर्घटना में मौत के बाद सम्राट घोषित किया गया। अकबर ने पूरे भारतवर्ष को मुगलों के कब्जे में लाने का इरादा बना लिया। उसका शासन ब्रुटैलिटी एंड टॉलरेंस का एक मिश्रण था, जो उसकी एम्बिशन और स्ट्रेटजी से प्रभावित था। अपनी शुरुआती जीत के दौरान उसने भी अपने पूर्वजों के जैसे ही कठोर दृष्टिकोण अपनाए। उसने राजस्थान के चित्तौड़ या फिर चित्तौड़गढ़ के किला पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई। इस किले को उसने 5 महीने से ज़्यादा घेरा रखा, जबकि राजपूत सैनिकों ने कड़ा विरोध किया था। राजपूतों ने मुगल सेना को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन आखिरकार जब किला टूट गया तो बहुत सारे राजपूत वीर युद्ध में शहीद हो गए। वहीं हंड्रेड्स ऑफ वुमेन जौहार हो गई। जौहार कहने का मतलब है कि आग में कूदकर उन्होंने अपना जान दे दिया। अकबर ने लगभग 30,000 से भी ज़्यादा सिविलियंस को एक साथ मारने का आदेश दिया और बचे हुए महिलाओं और बच्चों को गुलाम बना लिया गया। उस समय अकबर की उम्र 25 साल थी और उसने अपनी जीत का एक संदेश भेजा, जिसमें लिखा था, हमने काफिरों के कई किले और शहरों पर कब्जा कर लिया है और वहाँ पर इस्लाम का राज स्थापित किया है। अपनी खून से प्यासी तलवार की मदद से हमने उनके मन के कफीरपन के सब निशान मिटा दिए हैं और हमने उन जगहों पर और पूरे हिंदुस्तान में मंदिरों को तोड़ दिया है। अब आगे यहाँ पर दिया गया है, अकबर ने अपने पूर्वजों के इस थॉट को फॉलो किया है कि एक राजा को हमेशा जीत के बारे में सोचना चाहिए, वरना उसके दुश्मन उसके खिलाफ हथियार उठा लेते हैं। जैसे जैसे उसका एम्पायर बढ़ता गया, जैसा कि फिगर यहाँ पर 2.16 में देखा जा सकता है, उसने उससे स्टेबलाइज बनाने के लिए, यानी कि स्थिर बनाने के लिए पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज और ज़्यादा यूज़ की। उसने आसपास के राज्यों की राजकुमारियों से विवाह संबंध बनाए। उसने राजपूत और अन्य क्षेत्रीय नेताओं को अपने दरबार में जगह दी। उसने जिजिया को ख़त्म कर दिया। जिजिया के बारे में ऑलरेडी हमने पीछे भी बताया था। ये एक प्रकार का टैक्स होता था जो सिर्फ नन मुस्लिम पर ही लगता था। और सुलाइकुल के सिद्धांत को बढ़ावा दिया, जिसका मतलब होता है सबके साथ शांति या फिर सब धर्मों के प्रति ईमानदारी। धर्मों के बीच डायलॉग्स, हिंदू अफसरों को उनके ऊंचे पदों पर नियुक्त करना और दूसरे बोल्ड रिफॉर्म्स के जरिए अकबर ने अपने एम्पायर का विस्तार भी किया और उसे मजबूत भी बनाया और कई राजपूत राजाओं का समर्थन भी जीत लिया। उसके दरबारी इतिहासकार और जीवनी लेखक अबुल फजल ने लिखा कि अकबर ने कहा, पहले मैं लोगों पर अपना धर्म मनवाता था और उसे इस्लाम का हिस्सा मानता था। अकबर फिर यहाँ पर आगे अपने बारे में बताते हैं कि जैसे जैसे मेरा ज्ञान बढ़ने लगा, मैं शर्म से भर गया। जब मैं खुद पूरे मन से मुसलमान नहीं था, तो दूसरों को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाना गलत था। जब किसी को ज़बरदस्ती धर्म बदलने पर मजबूर किया जाए, तो उससे सच्ची वफादारी की क्या उम्मीद की जा सकती है। उसका लंबा शासन लगभग 50 साल तक चला और 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। इस दौरान शासन का मिडिल पीरियड काफ़ी शांत था,
लेकिन आखिरी 15 सालों में कश्मीर, सिंध, डेक्कन और अफ़गानिस्तान में नए सेना अभियान हुए। इस फिगर में देखो, यहाँ पर फिगर 2.17 में यहाँ पर दिखाया गया है कि अकबर अपने दरबार में विद्वानों का स्वागत करते दिख रहे हैं। इसमें यहाँ पर जो दो लोग काले कपड़ों में दिखाई दे रहे हैं, ये जैसस हैं, यानी ईसाई विद्वान हैं। अब यहाँ पर फिगर 2.1 में दिखाया गया है एक पंचमहल, यानी एक 5 मंजिला इमारत जो अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बनवाई थी, जो आज के समय में ये आगरा के पास है। अकबर खुद पढ़ना लिखना नहीं जानता था, लेकिन फिर भी उसमें पर्शियन और भारतीय ग्रंथों को समझने की बहुत ज़्यादा रुचि थी। उसने इंडियन क्लासिकल थॉट में गहरी दिलचस्पी दिखाई और अक्सर विद्वानों को अपने दरबार में बुलाता था, जैसा कि फिगर 2.17 में दिखाया गया है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक हाउस ऑफ ट्रांसलेशन इस्टेब्लिश करा, जहां पर मेजर संस्कृत टेक्स्ट का पर्शियन भाषा में अनुवाद किया गया। इसमें महाभारत भी शामिल था, जिसे पर्शियन में राजमना कहा गया, यानी कि बुक ऑफ वॉर। साथ ही रामायण का भी अनुवाद हुआ, जिसमें 176 खूबसूरत छोटी पेंटिंग्स भी थी। इसके साथ ही भगवत गीता और पंचतंत्र का भी पर्शियन में अनुवाद करवाया गया। अकबर के बेटे जहांगीर को भी अपने पिता की तरह ही आर्ट और लिटरेचर का बहुत शौक था और उसने अपना साम्राज्य डेक्कन तक बढ़ाने की कोशिश की। इनके बेटे शाहजहां ने कई रिवेलियंस का सामना किया और उसे सबसे ज़्यादा याद किया जाता है आगरा में ताजमहल बनवाने के लिए। ताजमहल आज भी दुनिया का सबसे बड़ा आर्किटेक्चरल वंडर्स में से एक माना जाता है। ये समय आर्ट और आर्किटेक्चर का एक पीक पीरियड था। इसी दौरान दिल्ली में हुमायूं का मकबरा और दिल्ली और आगरा के लाल किला भी बनवाए गए। इसी समय इंडियन क्लासिकल आर्ट्स एंड म्यूज़िक काफ़ी ज़्यादा फ्लोरिश्ड हुए। साथ ही सुंदर कैलीग्राफी का मतलब सुंदर लिखने की कला, और मिनिएचर पेंटिंग कहने का मतलब है कि छोटा सा पेंटिंग, छोटी छोटी पेंटिंग, ये काफ़ी प्रसिद्ध हुई। जैसा कि यहाँ पर फिगर 2.1 में एक मिनिएचर पेंटिंग दिखाई गई है, जो पर्शियन में अनुवादित रामायण का हिस्सा है। इसमें जब राम सोने के हिरण का पीछा कर रहे थे, उसी को यहाँ पर दिखाया गया है। अब आगे हम यहाँ पर औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि पहले भी बताया गया था कि सल्तनत के समय राजा के बदलने में कई बार वायलेंट बढ़ जाती थी। ऐसा ही कुछ फिर से हुआ जब शाहजहां 1657 में बीमार पड़ गए। शाहजहां चाहते थे कि उनका बेटा दारा शिकोह अगला बादशाह बने, लेकिन ये जो दारा शिकोह था, इसका छोटा भाई औरंगजेब ने उससे कई युद्धों में हरा दिया और आखिर में उसका सर काटकर शाहजहां के सामने पेश कर दिया। औरंगजेब ने अपने दो दूसरे भाइयों को भी हटा दिया, एक को गिरफ्तार करके मार दिया और दूसरे को देश से बाहर भेज दिया, ताकि कोई और उसके राज को चुनौती ना दे सके। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरा फोर्ट में कैद कर दिया। शाहजहां उसी आगरा फोर्ट में कैद रहे जब तक कि उनकी मौत नहीं हो गई। औरंगजेब ने 1658 में खुद को सम्राट घोषित कर दिया और अपना नाम रखा आलमगीर। आलमगीर का मतलब होता है कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि दुनिया का विजेता। उसने लगभग 49 साल तक राज किया। आगे यहाँ पर थिंक अबाउट इट में दिया गया है। हमने ऊपर देखा कि दिल्ली के सुल्तानों का एवरेज राज लगभग 9 साल का था। ये नंबर बढ़कर 27 साल हो जाता है अगर हम मुग़ल बादशाहों को औरंगजेब तक देखें, और अगर हम पूरे मुग़ल एम्पायर्स को देखें तो 19वीं सेंचुरी तक ये रूल करते रहे, तो ये एवरेज 16 साल होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डू यू मेक ऑफ दीज नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ रीन। ये जो रीन का ईयर्स रहा, यानी ये जो राज का साल रहा, इसके नंबर्स को आप कैसे समझते हो, या फिर क्या मतलब आप निकालते हो इन फिगर्स का। आगे अब यहाँ पर दिया गया है, औरंगजेब मिलिट्री मैटर्स में बहुत स्किल था। उसने कई कैंपेन्स को लीड किया, खास करके साउथ इंडिया के कुछ पार्ट्स को जीता। उसके रूल के दौरान मुग़ल एम्पायर अपने सबसे बड़े एक्सपेंशन तक पहुंच गया, जैसा कि यहाँ फिगर 2.16 में दिखाया गया है। लेकिन इस दौरान उसे लगातार बड़े बड़े रिवेलियंस का सामना करना पड़ा,
जिनमें से कुछ का जिक्र अगले सेक्शन में होगा। अपनी जिंदगी के आखिरी 25 साल औरंगजेब ने डेक्कन में लगातार जंग लड़ते हुए बिता दिए। इन कॉम्पैक्ट्स के लिए बड़ी आर्मीज मेंटेन करना मुगल खजाने को ख़त्म कर रहा था और एडमिनिस्ट्रेशन पर भी बहुत प्रेशर डाल रहा था। असल में इसे ही मुगल साम्राज्य के जल्दी गिरने के मुख्य रीजन्स में से एक माना जाता है, जो औरंगजेब के मौत के बाद 1707 में शुरू हुआ। औरंगजेब, जो इस्लाम के सुन्नी सेक्ट से था, बहुत ज़्यादा धार्मिक था। उसने एक सिंपल और सच्चा जिंदगी जी। अकबर से ठीक उल्टा सभी धार्मिक रिचुअल्स और त्योहारों का पालन करता था और धीरे धीरे उसने वो सब प्रैक्टिसेस बैन कर दिए जो गैर इस्लामिक थे। जैसे कि उसके दरबार में म्यूजिक या डांस वगैरह होता था, उसे बैन कर दिया। और उसने जिजिया टैक्स, यानी जो नॉन मुस्लिम्स पर टैक्स लगता था, दोबारा लागू कर दिया। और हिंदुओं के पिलग्रिमेज यानी कि तीर्थ पर भी टैक्स लगाया, जो कि ये दोनों अकबर ने पहले हटा दिए थे। अब यहाँ पर फिगर 2.20 में एक 17वीं सेंचुरी की पेंटिंग दिखाई गई है। इसमें यह दिखाया गया है कि औरंगजेब अपने कोर्ट में एक बाज पकड़े हुए है और उनका एक बेटा उनके सामने खड़ा है। नीचे यहाँ पर अब दिया गया है, कुछ स्कॉलर्स का ये कहना है कि औरंगजेब का ओनली मोटिव था पॉलिटिकल, मतलब उसका मेन फोकस था अपने एम्पायर को स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनाना। वो ये भी बताते हैं कि उसने कुछ मंदिरों को आर्थिक मदद दी और उनकी सुरक्षा का भी वादा किया था। पॉलिटिक्स ने उसके डिसीजन में ज़रूर रोल प्ले किया, लेकिन उसके खुद के फरमान यानी कि राज आदेश ये भी दिखाते हैं कि उसके पर्सनल रिलीजियस मोटिव्स भी थे। जैसे कि 1669 में उसने सभी प्रोविंसेस के गवर्नर्स को यह आदेश दिया कि इन्फिडल्स यानी कि काफिरों के स्कूल्स और मंदिर तोड़ दिए जाएं और उनकी शिक्षा और धार्मिक प्रैक्टिसेस ख़त्म की जाएं। बनारस, जो आज की वाराणसी है, मथुरा, सोमनाथ जैसे जगहों के मंदिर तोड़ दिए गए। साथ ही जैन मंदिर और सिख गुरुद्वारे भी तोड़े गए। औरंगजेब का ये रूप उस समय भी दिखा जब उसने दूसरे मुस्लिम सेक्ट्स जैसे सूफीज को भी सताया और जोरोस्ट्रियंस यानी जो पारसियों का धर्म है, जो पहले पर्सिया से आए थे, इनको भी टारगेट किया। नेक्स्ट टॉपिक है रेसिस्टेंस टू द मुगल्स, यानी कि मुगल्स के खिलाफ विद्रोह। चलिए कुछ बड़े विद्रोह देखते हैं जिन्होंने मुगल शक्ति को कमजोर किया। मराठास का केस नेक्स्ट चैप्टर में होगा। कई सालों तक कई किसान समुदाय ने मुगल के कठोर शोषण के खिलाफ विद्रोह किया। ऐसा ही एक केस 17वीं सेंचुरी में हुआ था जाट किसानों का, जिन्होंने मुगल प्रशासन के एक ऑपरेसिव ऑफिसर को मार दिया था। उसके बाद एक युद्ध में 20,000 लोगों ने मुगल सेना का सामना किया और बहादुरी से लड़े, लेकिन उनके जाट नेता को मार दिया गया और विद्रोह को दबा दिया गया। कई ट्राइबल ग्रुप्स जैसे कि भील, गोंड, सांथाल, कोच, इन सब ने भी अपने इलाके पर कब्जा करने या उन पर टैक्स लगाने की कोशिशों का विद्रोह किया। इनमें से कुछ ग्रुप्स को दबा दिया गया या धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत या मुगल अम्पायर का हिस्सा बना दिया गया। लेकिन कुछ दूसरे ग्रुप्स जो जंगल, पहाड़ी या दूर दराज के इलाकों में रहते थे, इन्होंने कुछ हद तक अपनी आज़ादी बनाए रखी। रानी दुर्गावती को एक बहादुर रानी के रूप में याद किया जाता है, जो गरहा राज की रानी थी। सभी कहानियों के अनुसार उन्होंने समझदारी से राज किया और अपने राज्य को समृद्ध बनाया। उनके पास 20,000 सैनिकों और 1,000 हाथियों की सेना थी, जिसके जरिए उन्होंने कई बार आक्रमण को रोका। 1564 में अकबर के भेजे गए एक जनरल ने उनके राज्य पर हमला किया, तब भी उन्होंने अपनी सेना की अगुवाई की और बहादुरी से लड़ी, जबकि उनके पास कम सेना और कमज़ोर हथियार थे। जब वो घायल हो गई तो उन्होंने पकड़े जाने से बचने के लिए बैटलफील्ड में ही अपनी जान दे दी। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 40 साल थी। उनकी कुर्बानी एक रीजनल प्राइड और विद्रोह का प्रतीक बन गई और आज भी उन्हें भारत के इतिहास में एक हीरोइक फिगर के रूप में पूजा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है सर्ग ऑफ द राजपूत, यानी कि राजपूतों का उदय।
नॉर्थ वेस्ट इंडिया में होने के कारण और अपने पूर्वजों की गर्व भरी परंपराओं के चलते, जिन्होंने कुछ सदियों पहले अरब आक्रमण से सिंध को बचाया था, राजपूत अक्सर सब कॉन्टिनेंट के बाहर से आने वाले आक्रमणकारियों से लड़ते थे। खिलजियों के आक्रमण के बाद राजपूतों ने अपने राज्य फिर से बनाए। इस दौरान दो बड़े वंश उभरे, मेवाड़ और मारवाड़ के इलाकों में। उनके बहादुरी की इंस्पिरेशनल स्टोरीज आज भी लोगों में प्रचलित है, खासकर लोकगीतों के जरिए। इन बहादुर राजाओं में से हम पहले ही राणा कुंभा के बारे में पढ़ चुके हैं। राणा सांगा 16वीं सेंचुरी के शुरुआती दिनों में इन्होंने कई राजपूत वंशों को एक किया और कई बैटल्स में सुल्तानों को हराया, लेकिन आखिरकार बाबर से कानवा की लड़ाई में हार गए। अपने पूर्वजों से एक कमज़ोर राज्य मिलने के बावजूद मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप ने मुग़लों की अधीनता को कभी नहीं माना और राजपूत विद्रोह का प्रतीक बन गए। 1576 में अरावली पहाड़ों के हल्दी घाटी में एक भयानक युद्ध हुआ, जैसा कि फिगर यहाँ पर 2.23 में आप देख सकते हो। और हालांकि मुग़ल सेना को ज़्यादा फायदा था, महाराणा प्रताप वहाँ से बच निकले। उन्होंने अरावली पहाड़ों से मुग़लों के खिलाफ कई सालों तक गुरिल्ला वारफेयर जारी रखा। कठिन परिस्थितियों में जीते, लेकिन अपनी आज़ादी पर कभी समझौता नहीं किया। ये याद रखने लायक बात है कि महाराणा प्रताप को भील जनजातियों का बहुत मजबूती से सपोर्ट मिला, जिन्होंने उनकी सेना में तीरंदाजों के रूप में शामिल होकर लड़ाई की और अपने इलाके की जानकारी भी दी। उनकी सेवा ने उन्हें मेवाड़ की सेना परंपरा में एक सम्मानित जगह दिलाई, जैसे कि मेवाड़ के प्रतीक चिन्ह में भी दिखाया गया है। यहाँ पर फिगर 2.22 में आप देख सकते हो। आगे अब यहाँ पर दिया गया है, कुछ राजपूत राज्य आखिरकार मुग़लों से मिल गए थ्रू डिप्लोमेसी एंड मैरिज एलियंसेस, यानी कि समझौते और विवाह संबंधों के जरिए। लेकिन कुछ राज्य, खास करके मेवाड़ ने मुग़लों की ताकत को कभी नहीं माना या उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। औरंगजेब के राज के दौरान कई राजपूत सरदारों ने विद्रोह किया, जिसमें मारवाड़ के दुर्गादास राठौर भी शामिल थे, जो कि जोधपुर की इंडिपेंडेंस को बचाने के लिए लड़ रहे थे। इस वजह से राजस्थान में मुग़लों का प्रभाव हमेशा सीमित ही रहा। अब आगे हम यहाँ पर अहोम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो 13वीं सेंचुरी में अहोम जाति के लोग आज के म्यांमार से ब्रह्मपुत्रा घाटी की तरफ आए और वहाँ अहोम राज्य की स्थापना की। सल्तनत और मुग़ल, इन दोनों पीरियड के दौरान अहोम राजाओं ने नॉर्थ ईस्ट में आने वाले आक्रमणों को जोरदार तरीके से विरोध किया। उनका एक खास पैक सिस्टम था, जिसमें हर एक फिट आदमी को राज्य के लिए मजदूरी या सेना की सेवा देनी होती थी। बदले में उसे ज़मीन मिलती थी। इस सिस्टम के वजह से राजा लोग बिना एक परमानेंट आर्मी के भी एक बड़ी सेना बना पाते थे और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट कर लेते थे। समय के साथ अहोमन ने, यानी कि जो अहोम में रहने वाले लोग थे, इन्होंने लोकल कल्चर को अपना लिया, खेती को बढ़ावा दिया, अलग अलग धर्मों को सपोर्ट किया और असम की समृद्धि परंपराओं में योगदान दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नीचे यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर अब दिया गया है, 17वीं सेंचुरी में जब औरंगजेब ने मुग़ल सेना भेजी और थोड़े समय के लिए अहोम की राजधानी गढ़गांव पर कब्जा कर लिया, तो अहोमन ने, अहोमन कहने का मतलब है जो अहोम्स के लोग थे, इन्होंने अपनी एरिया का अच्छा ज्ञान, घने जंगल, पहाड़ और नदियों का यूज़ किया और गुरिल्ला टैक्टिक्स से मुग़लों का विरोध किया। जबकि मुग़लों के पास ज़्यादा सेना और ज़्यादा रिवर बोट्स थी। सबसे महत्वपूर्ण बैटल था सराय घाट का बैटल, जो कि 1671 में लड़ा गया था। यह बैटल ब्रह्मपुत्रा नदी के पास लड़ा गया था, जो कि आज के गुवाहाटी में है, जिसमें अहोम सेनापति लक्षित बोरफुकान ने अपने सिर्फ 10,000 सैनिकों के साथ मुग़लों की 30,000 की सेना को हरा दिया। आखिरकार अहोम लोग अपनी आज़ादी बनाए रखने में सफल रहे।
अब आगे यहाँ पर डोंट मिस आउट में दिया गया है, राम सिंह जो मुगल सेना के जनरल थे, उन्होंने अहम वॉरियर्स की तारीफ कुछ इस तरह से की। उन्होंने कहा, हर आसामी यानी कि हर अहम के सैनिक नौका चलाने में, तीर चलाने में, गड्ढे खोदने में और बंदूकें या तोप चलाने में माहिर हैं। मैंने भारत के किसी भी हिस्से में इतने मल्टी टैलेंटेड सैनिक नहीं देखे हैं। नीचे अब यहाँ पर फिगर 2.24 दिया गया है। इस फिगर में यहाँ पर एक प्लेक्यू, प्लेक्यू का मतलब होता है पत्थर पर लिखा हुआ कुछ या फिर कोई यादगार बोर्ड। तो यहाँ पर एक प्लेक्यू है जो सराय घाट की लड़ाई की याद में बनाया गया है, जिसमें एक अहोम की बोट सामने दिख रही है। ये जो प्लेक्यू है ये सराय घाट वार मेमोरियल पार्क में है। वहीं यहाँ पर फिगर 2.25 में कुछ स्टैच्यूज़ हैं जो सराय घाटी की लड़ाई के दौरान अहोम के जो वॉरियर्स थे यानी कि जो योद्धा लोग हैं उनको ये दिखाती हैं। नेक्स्ट अब आगे का टॉपिक दिया गया है द राइज ऑफ द सिख्स। तो यहाँ पर दिया गया है कि 15th सेंचुरी के पंजाब में गुरु नानक ने इक्वालिटी, कॉम्पैशन एंड द वननेस ऑफ गॉड का संदेश फैलाया। उनके जो फॉलोअर्स थे उन्हें सिख कहा गया। हालांकि सिख धर्म की शुरुआत एक स्पिरिचुअल मूवमेंट के रूप में हुई थी, यानी कि एक धार्मिक आंदोलन के रूप में हुई थी। लेकिन बाद के सिख गुरुओं को कुछ मुगल शासकों के बढ़ते अत्याचार और इंटॉलरेंस का सामना करना पड़ा। इंटॉलरेंस कहने का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसको इंटॉलरेंस कहा जाता है। जब बादशाह जहांगीर को पता चला कि गुरु अर्जन ने उसके रिवेलियस सन का समर्थन किया था, तो उसने गुरु अर्जन को बहुत टॉर्चर किया और उसकी हत्या करवा दी। इस घटना के बाद गुरु अर्जन के बेटे और अगले गुरु हरगोबिंद ने युद्ध कला शुरू की और एक सिख सेना तैयार की, जिसने मुगल सेना के खिलाफ कई युद्ध लड़े। अब आगे यहाँ पर डोंट मिस आउट में दिया गया है, इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में पंजाब उस बड़े क्षेत्र को दर्शाता है जो अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच बांट दिया गया है। सिखों की पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को सबसे पहले गुरु अर्जन ने कंपाइल्ड किया था। कंपाइल्ड कहने का मतलब है कि जमा करना या इकट्ठा करना। बाद में गुरु तेग बहादुर के भजन भी इसमें जोड़े गए। इसमें यह जोर दिया गया कि सबके लिए एक ही गॉड है और ये सिखों को ट्रूथफुलनेस, कॉम्पैशन, ह्यूमैलिटी एंड सेल्फ कंट्रोल जैसे गुणों का पालन करने को कहता है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रूथ इज हायर बट हायर स्टिल इज ट्रूथफुल लिविंग्स, यानी कि सच्चाई हाई है पर उससे भी हाई है सच्चा जीवन जीना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नीचे अब दिया गया है 1675 में कश्मीरी पंडितों का एक ग्रुप गुरु तेग बहादुर के पास रिलीजियस परजिक्यूशन के प्रोटेक्शन के लिए आए। परजिक्यूशन का मतलब होता है किसी के साथ अत्याचार या दुर्व्यवहार करना। तो कश्मीरी पंडितों के साथ उनके धर्म को लेकर अच्छा व्यवहार नहीं करा जाता था। इस वजह से कश्मीरी पंडितों का जो एक ग्रुप होता है वो गुरु तेग बहादुर के पास आते हैं। तो गुरु तेग बहादुर ने उनका साथ देने का फैसला किया एंड कोर्ट मार्टेडॉम कहने का मतलब है कि देश, धर्म या सच्चाई के लिए अपना जान तक दे देना। तो गुरु तेग बहादुर ने अपने जान तक का भी दाव लगाने का यहाँ पर निर्णय कर लिया। गुरु तेग बहादुर को गिरफ्तार कर लिया गया और औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम कबूल करने का आदेश दिया। बहुत अत्याचार सहने के बाद भी और अपने 2 चेलों को अत्याचार में शहीद होते देखने के बाद भी गुरु ने मना कर दिया। औरंगजेब के आदेश पर उनका सर चांदनी चौक दिल्ली में सबके सामने काट दिया गया। इसके जवाब में उनके बेटे गुरु गोविंद सिंह जो 10वें और अंतिम गुरु थे, उन्होंने खालसा की स्थापना की, एक योद्धा समुदाय जो न्याय, समानता और धर्म की रक्षा के लिए समर्पित था, जो मुगल सेनाओं से बार बार टकराया और इसमें बहुत सारे लोगों की जान भी गई। यहाँ पर ये जो तुम पेंटिंग देख रहे हो ये गुरु गोविंद सिंह के एक मिनिएचर पेंटिंग को यहाँ पर दिखाया गया है। चलिए आगे नीचे बढ़ते हैं और यहाँ पर ये जो डोंट मिस आउट में दिया गया है इसको समझते हैं। दिया गया है कि
क्या आप जानते हो कि गुरुद्वारा शीश गुंज साहिब जो दिल्ली के मशहूर शॉपिंग एरिया चांदनी चौक में है, क्या मायने रखता है? सिख धर्म में गुरुद्वारा एक पूजा करने की जगह होती है। ये वही जगह है जहाँ 1675 में गुरु तेग बहादुर, जो नवे सिख गुरु थे, इनको औरंगजेब ने सर काटकर शहीद किया था। इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे को सिख रेजिमेंट एक खास सम्मान देती है। 1979 से हर रिपब्लिक डे परेड में इस गुरुद्वारे में राष्ट्रपति के द्वारा सैल्यूट किया जाता है। ये गुरुद्वारा भारत के इतिहास में एक मजबूत निशान है। धर्म और बलिदान का ये एक प्रतीक माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे अब यहाँ पर दिया गया है, जब मुगल अम्पायर कमज़ोर पड़ने लगा, खासकर मराठों के हमलों के बाद, जो कि अगले चैप्टर में हम देखेंगे, तब पंजाब के इलाके में कई सिख ग्रुप्स उभर के आए। इन सब को आखिरकार महाराजा रंजीत सिंह ने 19वीं सेंचुरी के शुरुआत में एकजुट किया। रंजीत सिंह की सेना चलाने की समझ, चतुरता और रिलीजियस टॉलरेंस की वजह से वो एक मजबूत और यूनिफाइड सिख अम्पायर बनाने में सफल रहे, जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के बड़े हिस्से में था, कश्मीर के कुछ हिस्सों समेत। 19वीं सेंचुरी के मिड तक सिख अम्पायर इतना स्ट्रांग था कि उसने सिर्फ मुगलों के बचे खुचे राजाओं का ही नहीं, बल्कि ब्रिटिश लोग अपना राज बढ़ा रहे थे उनका भी जोर से विरोध किया। ऊपर में हमने यहाँ पर एक फिगर देखा था। यहाँ पर देखो, ये वाली फिगर जो है, ये एक ग्राफिक समरी है जो बताता है कि किस चैप्टर में कौन कौन से चीफ डायनेस्टीज यानी कि जो मुख्य राजवंश थे उसको डिस्कस की गई हैं, और उनके ज्योग्राफिकल लोकेशन का एक रफ आइडिया भी यहाँ पर देता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर सेंटर में देखो तो ये चीफ डायनेस्टीज़ है, मतलब कि जो मुख्य राजवंश है जो इस चैप्टर में कवर किए गए हैं। उसके आसपास में यहाँ पर देखो ये 8 ब्रांचेस दिए गए हैं। हर ब्रांच एक डायनेस्टी को दिखाता है जो इंडिया के अलग अलग रीजन्स में थे। जैसे कि दिल्ली सल्तनत या जो मुग़ल अम्पायर है ये नॉर्थ इंडिया में था। जो अहोम्स थे ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में यानी कि असम रीजन्स में थे। ईस्टर्न गंगा किंगडम ये उड़ीसा और उसके आसपास के रीजन्स में था। गजपति किंगडम जो कि ये साउथ ईस्टर्न कोस्टल इंडिया जो कि आज के उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में है। होयसालाज या फिर विजयनगर अम्पायर ये साउथ इंडिया मेनली कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पर ये बहामनी सल्तनत दिखाया गया है जो कि ये डेक्कन रीजन में है, यानी मेनली ये महाराष्ट्र और कर्नाटका में है। राजपूत ये राजस्थान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ये थे, और सिख्स ये पंजाब रीजन्स यानी कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ये भी थे। तो ये सब यहाँ पर दिखाया गया है। अब आगे हम यहाँ पे पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिंग इंडिया, यानी भारत का शासन व्यवस्था कैसा था, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सल्तनत, यानी कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो शासन व्यवस्था थी वो कैसी थी। तो दिल्ली सल्तनत ने एक राजनीतिक व्यवस्था लागू की जो सुल्तान के चारों तरफ केंद्रित थी, जिसके पास पॉलिटिकल एंड मिलिट्री हेड के रूप में पूर्ण अधिकार होता था, और जिनके कर्तव्य उस समय के कॉन्टेम्प्रेरी क्रॉनिकल्स में था इस्लाम के क्षेत्रों को किसी भी आक्रमण से बचाना, फीस और टैक्सेस कलेक्ट करना, और लोगों के मामले और उनके कंडीशन के बारे में खुद मिलकर जानकारी लेना। सुल्तान की मदद मिनिस्टर्स के काउंसिल्स करते थे जो सल्तनत के वेरियस डिपार्टमेंट्स के चार्ज होते थे। एडमिनिस्ट्रेशन का एक इंस्ट्रूमेंट था इक्ता सिस्टम, जिसमें कुछ क्षेत्रों को इक्तादार यानी कि जो ऊंचे पद के लोग थे इनको हटा दिया जाता था ताकि वे टैक्सेस वसूल कर सके, जो खर्चे घटाकर सुल्तान के खजाने में जमा किए जाने चाहिए थे। इन पैसों की ज़रूरत खासकर सेना को चलाने के लिए होती थी। यह सिस्टम एक ऐसा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का जाल तैयार करती थी जो सेंट्रल अथॉरिटी के प्रति वफादार होते थे, लेकिन उनका पोस्ट हेरिडिटरी नहीं होते थे। कहने का मतलब है कि उनका जो पोस्ट होता था वो पिता से बेटे को या वंश के किसी और सदस्य को विरासत में नहीं मिलता था। हर स्टेज पर ट्रेड पर टैक्स लगाए जाते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा बोझ किसानों पर पड़ता था। और कुछ कॉन्टेम्प्ररी अकाउंट्स के रिपोर्ट के अनुसार
ज़मीन से लगान वसूलने में काफ़ी क्रूएलिटी भी दिखाई जाती थी। अब आगे यहाँ पर दिया गया है द मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क। देखो, ज़्यादा कंट्रोल और बेहतर काम करने के लिए अकबर ने अपनी प्रशासन व्यवस्था को दोबारा से रीऑर्गेनाइज करा। दीवान को फाइनेंसेस की जिम्मेदारी दी गई, यानी कि पैसे का हिसाब किताब करने के लिए दिया गया। वहीं मीर बख्शी मिलिट्री मैटर्स देखता था। खान आई समन के पास पब्लिक वर्क्स, ट्रेड, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर की जिम्मेदारी थी और साथ ही राजा के महल का भी प्रबंध करता था। साद्र को जस्टिस, रिलीजियस और एजुकेशनल मैटर संभालने होते थे। ऐसे ही मिनिस्टर्स को अंपायर के 12 प्रोविंसेस में नियुक्त किया गया था। इनको आगे और छोटी छोटी यूनिट्स में बांटा गया था, जहां गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बीच एक दूसरे पर नज़र रखने के लिए चेक्स एंड बैलेंस लागू किए गए थे। विलेज लेवल पर जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स थी वो लगभग वैसे ही बनी रही, बिना ज़्यादा बदलाव के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब यहाँ पर दिया गया है अकबर ने मनसाबदरी सिस्टम भी शुरू की। जैसे अबुल फजल ने अपनी किताब आईने अकबर में लिखा है, जो अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्क्राइब करती है। मनसाबदर्स यानी कि जो ऑफिसर्स हुआ करते थे, इनको उनके मनसाब यानी कि उनके रैंक के हिसाब से एक निर्धारित संख्या में हाथी, घोड़े, ऊंट या सैनिकों को रखना होता था। इससे ये होता था कि एक परमानेंट सेंट्रलाइज्ड आर्मी बनाए बिना तुरंत जरूरत पड़ने पर सेना इकट्ठा करना संभव हो गया। रेगुलर इंस्पेक्शंस करा जाता था ताकि पता चले कि सब नियम के मुताबिक हो रहा है या नहीं। मनसाबदर्स यानी कि जो ऑफिसर्स हुआ करते थे, इनको अक्सर जमीन भी दी जाती थी, इसलिए उन्हें जागीरदार भी कहा जाता था। अकबर के धर्मों के प्रति बढ़ती टॉलरेंस के बावजूद उनके एडमिनिस्ट्रेशंस के जो उच्च पद हुआ करते थे, उन पर नॉन मुस्लिम्स को कम ही जगह मिलती थी। जैसे कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन में नॉन मुस्लिम्स ऑफिसर्स के परसेंटेज कभी भी 1/3 से ज़्यादा नहीं था और कई बार तो उससे भी कम होता था। मुस्लिम्स ऑफिसर्स में भी विदेशी मूल के लोगों को भारतीय मूल के लोगों के मुकाबले में ज़्यादा पसंद किया जाता था। अब यहाँ पर देखो, ये जो फिगर 2.28 है, इसमें अबुल फजल की एक मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग्स को दिखाया गया है, जिसमें वो छत पर बैठे हैं और उनके सामने उनकी लिखी हुई इतिहास ग्रंथ रखी हुई है। चलिए अब आगे हम नीचे समझते हैं। आगे यहाँ पर दिया गया है टोडरमल, जो अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने एक बहुत ही इफ़िशिएंट रेवेन्यू सिस्टम लागू की। उन्होंने क्रॉप यील्ड्स और उनके प्राइसेस के लिए एक डिटेल सर्वे भी करवाया और उसी जानकारी के आधार पर हर एक फसल के लिए प्राइस तय किया। उन्होंने पूरे अंपायर में लैंड का एक सिस्टमैटिक सर्वे भी शुरू किया, जिससे कि रेवेन्यू कलेक्शन में बढ़ोतरी हुई और स्टेट सिस्टम और मजबूत बना। नेक्स्ट चैप्टर में हम एक अलग तरह के एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे, यानी कि मराठों के एडमिनिस्ट्रेशन को। चलिए अब आगे नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं, जो कि है पीपल्स लीव। देखो, 13th और 17th सेंचुरी के बीच पॉलिटिक्स बार बार चेंज हुई, लेकिन इंडिया में काफ़ी ज़बरदस्त इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती रही, क्योंकि यहाँ की खेती और हाथ का काम यानी कि क्राफ्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग था। लोगों के कम्युनिटी और मंदिरों के आसपास इकोनॉमी चलती थी और काफ़ी बड़ा ट्रेड नेटवर्क भी था। आगे है बिल्डिंग ऑन डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम्स, यानी सिस्टम ऐसा था कि सब कुछ सिर्फ एक जगह से कंट्रोल नहीं होता था, अलग अलग लोग अपना काम चला रहे थे। जैसे कि श्रेणीज यानी कि जो काम करने वाले ग्रुप्स थे, जातीज यानी कि जो काम के हिसाब से बनी कम्युनिटीज़ थी, और उधार देने वाले सिस्टम भी थे। इसी वजह से पूरा भारत रीजन दुनिया का सबसे अमीर रीजन्स में से एक था। सल्तनत के टाइम पे कुछ डेवलपमेंट हुआ था रोड्स वगैरह का, जैसे नॉर्थ इंडिया में सड़कें बनी, पुल बने और कुछ नहरें और सिंचाई के काम हुए और नए नए शहर भी बनाए गए, और ये सब चीज़ें मुग़ल टाइम में और भी ज़्यादा बड़ी बन गई। उस समय अलग अलग मेटल्स के कॉइन चलते थे, उसके अलग अलग वैल्यू के। वहीं मुगल्स ने थोड़ा अलग सिस्टम यूज़ किया। उनका सिल्वर का रुपया होता था और कॉपर का डैम,
डैम कहने का मतलब होता है कि एक प्रकार का कॉइन्स ही होता था, यानी कॉपर का जो कॉइन होता था उसको डैम कहा जाता था। चलिए अब आगे यहाँ पर नीचे समझते हैं। दिया गया है कि एग्रीकल्चर इंडियन इकोनॉमी का एक मेन बेस था। हम पहले ही ये देख चुके हैं कि राजा लोगों ने अपने शासन और सेना चलाने के लिए खेती से आने वाले टैक्स पर भरोसा किया था। आमतौर पर किसान की पैदावार का 1/5 रिवेन्यू के रूप में लिया जाता था, लेकिन कुछ सुल्तानों ने इसे बढ़ाकर 1.5 तक भी कर दिया था, जो किसानों के लिए बहुत भारी पड़ रहा था। इरिगेशन सिस्टम बढ़ने से एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई। इस वजह से कई तरह के फसलें भी उगाई जाने लगी, जैसे कि राइस, वीट, बैर्ली, पल्सेस, शुगर केन, स्पाइसेस, ईटीसी। और कुछ नॉन फूड आइटम्स भी, जैसे कि कॉटन, ये कपड़ा बनाने में यूज होती थी, सिल्क, वूल, डाइज, टिम्बर, जूट, ईटीसी। यहाँ पर ध्यान देना कि जो भी एग्रीकल्चर आउटपुट होते थे, यानी जो भी खेती करके हम ग्रो करते थे, वो अलग अलग जगह और समय के हिसाब से अलग होती थी। इस दौरान किसानों को कई बार भारी अकाल का भी सामना करना पड़ा और उन्हें मदद या राहत सिर्फ तब मिलती थी जब रूलर या राजा दयालु होता था। कपड़े के अलावा क्राफ्ट्स पीपल और भी बहुत तरह के सामान भी बनाते थे, जैसे कि टेंसिल्स से लेकर ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी के आइटम्स भी। शिप बिल्डिंग, जो रिवर और ओवरसीज ट्रेड के लिए ज़रूरी था, उस समय काफ़ी तरक्की कर गया था। इंडियन गुड्स समुंदर और नदी के किनारे वाले शहरों से एक्सपोर्ट किया जाता था, यानी कि बाहर भेजा जाता था, जैसे कि कैलीकट, मैंगलोर, सूरत, मसूलीपट्टनम और हुगली के थ्रू। इंडिया इंपोर्ट कम करता था और एक्सपोर्ट ज़्यादा करता था। इंपोर्ट होने वाले सामान में आते थे जैसे सिल्क, हॉर्सेस, मेटल्स और हर तरह के लग्जरी आइटम्स। अरब, पर्शिया, जो कि आज का ईरान है, और सेंट्रल एशिया के व्यापारी इंडिया के पोर्ट्स में बस गए थे, जो व्यापार में तेज तरक्की का एक बड़ा कारण बना। हुंडी सिस्टम की मदद से व्यापारी लोग पैसे एक जगह से दूसरी जगह तक भेज पाते थे, बिना कैश ले जाए। इससे उनका माल लूटने से बच जाता था। ट्रेडर कम्युनिटीज, जैसे कि जो मारवाड़ी लोग थे, ये लोग अलग अलग राजाओं के राज में भी काम करने में माहिर हो गए थे। उन्होंने अपना ही एक अलग से सिस्टम बनाया, क्रेडिट और ट्रस्ट का, जो सरकारी नियमों से बिल्कुल अलग चलती थी। अब आगे यहाँ पर डोंट मिस आउट में दिया गया है, हुंडी के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि हुंडी एक रिटर्न इंस्ट्रक्शन होता था किसी व्यक्ति को पेमेंट करने के लिए। इसे पॉलिटिकल बॉर्डर्स के पार भी ले जाया जा सकता था और ये पैसों के लेन देन को संभव बनाता था बिना कैश ले जाए। इससे हम कह सकते हैं कि ये आज के मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम का शुरुआती रूप था। यह सिस्टम ट्रेड नेटवर्क्स में बिना राजा महाराजाओं या सरकार के डायरेक्ट पार्टिसिपेशंस के बिना काम करता था। बहुत से मंदिर सिर्फ पूजा, पढ़ाई, मिलने जुलने या आर्ट्स के लिए नहीं थे। यह मंदिर अपने आसपास के इलाके में जिंदा बाजार्स और व्यापारिक माहौल बनाते थे। राजा महाराजा अपनी जमीन और पैसा मंदिर के देवताओं को दान दे देते थे। मंदिर के मैनेजर्स इस दान का यूज़ इरिगेशन सिस्टम, टैंक्स और पिलग्रिम एकोमोडेशन जैसे कि धर्मशाला बनाने में करते थे। मंदिर व्यापारियों को उधार देते थे और देश के अंदर और समुंदर के रास्ते होने वाले व्यापार को भी पैसा देते थे। शुरुआत के समय में प्रॉस्पेरिटी थी, यानी कि पैसा बहुत ज़्यादा था, लेकिन 1600 के अंत तक इकोनॉमिक स्ट्रेस बढ़ने लगी। किसानों को अपनी फसल का काफ़ी बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में और इंटरमीडियरी पार्टीज, यानी कि जो बीच के लोग हुआ करते थे, उनको देना पड़ता था। इसलिए उनके पास अपने लिए बहुत कम अनाज या पैसा बचा करता था। इसलिए उनके पास बहुत कम अनाज या पैसा बचता था। इस वजह से कई लोग अपनी ज़मीन खो बैठे और बॉन्डेड लेबर्स बन गए। हिस्टोरियंस सजेस्ट करते हैं कि क्राफ्ट्स पीपल और लेबरर्स भी इकोनॉमिक कंडीशंस का सामना करते थे। फिर भी अरब और यूरोपियन ट्रेवलर्स लिखते हैं कि इंडिया तब भी एक समृद्ध देश था, लेकिन ज़्यादातर पैसा राजाओं, उनके दरबारियों, बड़े ऑफिसर्स और व्यापारियों के पास ही था,
लगातार युद्धों की वजह से लोगों को ज़बरदस्ती अपने घरों से निकाला गया। आम लोगों के बीच कभी कभी झगड़े होते थे, खासकर उन पवित्र स्थल को लेकर जो किसी शासक के कहने पर तोड़ दिए जाते थे। लेकिन ज़्यादातर लोग अलग अलग धर्मों और समुदायों के शांति से रहते थे और एक दूसरे पर आर्थिक रूप से निर्भर थे। इंडिया के ज़्यादातर राजाओं ने आर्ट का समर्थन किया और समाज के लोग अपने परंपराओं को बनाए रखने या पुनर्जीवित करने की कोशिश करते रहे। कई ने नए समय के हिसाब से बदलाव भी किया। इन सभी कल्चरल ट्रेडिशंस के बीच में मिलन होने से एक शेयर्ड हेरिटेज बनी। इन सब के बावजूद इंडिया इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस रहा, लेकिन पॉलिटिकली वो अनस्टेबल रहा। पॉलिटिकल मैप बार बार बदलने के इस दौरान इंडिया ने कई बार चुनौतियों का सामना किया, लेकिन बना रहा। इस दौरान जब इंडिया का पॉलिटिकल मैप बार बार बदल रहा था, तब देश ने कई कठिन चुनौतियों का सामना किया, लेकिन फिर भी भारत टिका रहा और आगे बढ़ता रहा। ये कहानी सिर्फ मुश्किलों की नहीं, बल्कि जिद और संघर्ष की भी है। जरूरत पड़ने पर तलवार से, लेकिन आर्ट, लिटरेचर, स्पिरिचुअली एंड टाइमलेस वैल्यूज़ के निर्माण के जरिए भी। और बस ये चैप्टर अब यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। हमने यहाँ पर एनसीईआरटी बुक का लाइन बाय लाइन आपको समझा दिया है। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। बहुत ही जल्दी मैं इसका आपको वन ऑफ द बेस्ट नोट्स देने वाला हूँ, जिससे कि आपको ये चैप्टर और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा।